डिटर्मिनेंट सारणिक, हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक। अभी जैसे मैट्रिक्स सॉल्व किया बताया था पहले, अब इसी तरीके से बिल्कुल ये है, बस इसमें बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा। जैसे वो मोड वाली लाइन नहीं लगा देते थे, लेकिन इसको यहाँ मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मोड वो अलग चीज़ है, मतलब वो तो उसमें लगा देते हैं। जैसे कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो -2 है तो उसका मोड ले लिया तो +2 हो जाता है, वो साइन उसका उसी तरीके का है। अब ये इसको सारणिक हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लिखना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई मैट्रिक्स दिया था, मैट्रिक्स तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते थे AIJ, उसमें M×N होता था, लेकिन इसमें ध्यान देना है ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, N×N लिखा है। वो कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जितने रो होने चाहिए उतने कॉलम होने चाहिए। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे, और 1 रो है तो 1 ही कॉलम होगा। अब इसमें मैट्रिक्स की तरह के नहीं हो सकता कि कभी 2 रो हो जाए 3 कॉलम, कभी 3 कॉलम है 2 रो, उसमें M/N अलग अलग होते थे। इसमें मतलब एक ही जैसा रखना है, इसमें जितने कॉलम हैं उतने रो होने चाहिए, तभी ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि अब इस मैट्रिक्स जैसा तो है, लेकिन अब ये थोड़ा सा बदल गया है। वो बड़ा ब्रैकेट तो उसमें लगाते थे मैट्रिक्स में, इसमें ऐसे मोड जैसे लाइन खींच देंगे, लेकिन मोड नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सॉल्व कैसे करना है, जैसे कोई 2 एलिमेंट दिए हों, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, और ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि अभी ये वाले साइन लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट जिसमें लगा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है। अब अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब ये वाली लाइन लगा देंगे ऐसे, A11 A12 A21 A22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से पहले करना है, इधर से इसमें पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मैथ में हाई स्कूल में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, थोड़ा सा उसी टाइप का है ये। तो इस तरफ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 का A22 में कर देंगे, ये कोई नंबर दिए होंगे इनकी जगह, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगा देना है, माइनस लगा के इसका इसमें कर देना है, A12 का A21 में। बस अब जो जो नंबर होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। अब 3 वाला मैट्रिक्स दिया होगा 3×3 का A1 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये मतलब मोड वाली लाइन जैसे खींच देते हैं। डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना ये वाली लाइन खींचनी है, और मैट्रिक्स में दिया हो तो मतलब ये वाली लाइन बनानी है, और डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये वाली लाइन बनानी है। इधर हमने साइन प्लस माइनस प्लस लगा दिए, जैसे फिजिक्स में वेक्टर वाले चैप्टर में बताया था, I कैप J कैप K कैप, और ये डॉट भी एक क्रॉस भी निकालना है, और जैसे एक क्रॉस भी निकालना बताया था फिजिक्स में, उसी तरीके से उसको भी है। इसको जैसे मान लो I कैप लिखा, ये J कैप लिखा, K कैप लिखा, ये प्लस माइनस प्लस। अब इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये वाला ले लेंगे, इसके नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन बंद कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा इस तरीके से। फिर माइनस लगा के J कैप मतलब A12 ले लिया है, और उसके नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। फिर प्लस लगा के K कैप मतलब A13 ले लिया है, और उसके नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन हटा देंगे, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये सब मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 5 जो भी दी हो, फिर माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करना भी पीछे बताया ही जा चुका है कि 2×2 का हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाता है। अब ये 3×3 का था, तो इसको इस तरीके से I कैप J कैप K कैप के तरीके बता दिया गया है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर सॉल्व हो के A11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच वाले माइनस लगाना है, माइनस जैसे J कैप लिखा करते थे पूरा वो वेक्टर में, जैसे फिजिक्स में बताया था A×B कैसे निकालना है वेक्टर वाले चैप्टर में, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये भी सॉल्व करना है। A11 12 13 को I J के मान लिया जाए, बाकी सब नीचे जो एलिमेंट लिखे हैं सबको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें हो जाएगा, जो आएगा उसका इसमें कर देंगे। प्लस A13 लिखा हुआ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें हो जाएगा, जो आएगा लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह एक्सपेंड करना है इस तरीके से बता दिया है। जैसे वेक्टर जिसने A×B निकालना सीखा है वो उसको समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की उसमें ज़रूरत नहीं, अब वो 10 बार ना पूछा करे उसमें।
फिजिक्स वाले चैप्टर में जैसे हमने ए क्रॉस भी निकालना, ए डॉट भी निकालना बताया था, वो वाला देख लो, उसको समझ लो ध्यान से, बिल्कुल उसी तरीके सॉल्व कर देना। इसको आई कैप मान लो, इसको जे कैप मान लो, इसको के कैप मान लो। एक्सपेंड करने में कुछ नहीं होता, उसके नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन हटा देते हैं, जो बचता है उसको लिखते जाते हैं, बस किसी भी से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें हमने पहली रो से एक्सपेंड किया है, ऐसे ही हम दूसरी वाली रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और तीसरी वाली रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले कॉलम से भी, दूसरे से भी और तीसरे कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 6 तरीके से इसका आंसर आ सकता है। तो अभी ये पहली वाली रो से एक्सपेंड किया है, तो अब ये आंसर आ, दूसरी रो से एक्सपेंड कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा, और तीसरी रो से एक्सपेंड कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। पहले वाले कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे या दूसरे से, तीसरे से, तो भी वही आंसर आएगा। एक्सपेंड करने में कुछ नहीं, जैसे A21 लें तो उसके सामने वाली लाइन, उसके ऊपर वाली लाइन को हटा देना है, जो एलिमेंट बचे उसको लिख देना है, बस उसी से आंसर आ जाए। किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे एक्सपेंड करना हो तो A31 लेंगे, अब A31 के बाद इसके नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन हटा देंगे, जो एलिमेंट बचे उसको लिख देना है। फिर 32 लेंगे, इसके सामने वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हटा देना है, जो एलिमेंट बचे उनको लिख देना है। फिर A33 लेंगे तो इसके सामने वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हटा देना है, जो एलिमेंट बचे उनको लिख देना है। तो किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड हो सकता है। R1 R2 R3 में, C1 C2 C3 में, वो किसी से भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अभी आसानी ये रहती क्योंकि वेक्टर में आई जे के पहली वाली रो से एक्सपेंड करना सीखा था, क्योंकि यहाँ आई कैप जे कैप के कैप लिखा होता था जब एक क्रॉस भी निकालते थे वेक्टर में। तो इसको हमने पहली रो से एक्सपेंड करना सिखा दिया है, तो उसको इसी तरीके से कर लें। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन इसका लगा लो, एक्सपेंड करने में कोई इसमें परेशानी नहीं। इसके बाद कुछ इसके रूल हैं, तो कुछ रूल इसके नोट कर लो, तो ये मतलब उसमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। पहला नंबर ये है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो, जैसे कोई भी एलिमेंट हम लिख रहे हैं इसके A1 B1 C1, A1 B1 C1, और यहाँ पे जो है A2 B2 C2, ये कोई भी एलिमेंट ऐसे ही अपने मन से लिखे दे रहे हैं। और यहाँ कोई भी नंबर दिया होगा A3 B3 C3, तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। कब? जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल में बदल दें। जैसे अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2, यहाँ A3 B3 और C3। तो ऐसे सीधे सीधे कहने का मतलब है, जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया हो तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं मतलब रो, उनको अगर वर्टिकल में चेंज कर दिया है, A1 B1 C1 इसको ऐसे था तो ऐसे लिख दिया, A3 B3 C3 ऐसे था तो इसको ऐसे लिख दिया। तो चाहे इसको सॉल्व किया जाए चाहे इसको सॉल्व किया जाए, आंसर एक जैसा आएगा। ये सब प्रॉपर्टी है, इनका यूज कुछ प्रूव करने में किया जा सकता है। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल उसका ये है, जब कोई भी रो और कॉलम को बदल दिया जाए तो एक माइनस आगे आ जाता है। कैसे? उसको चाहे वो प्रॉपर्टी रो में हो कॉलम में हो, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3 ये दिया हुआ है। माइनस कॉमन निकाल के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? C और A को आपस में बदल दो, इधर पे लिख दें C1 C2 C3, बीच वाला वैसे ही लिखा हुआ है B1 B2 B3, और A1 A2 A3 को उधर खिसका दिया है A1 A2 A3। कोई भी लगातार रो चाहे कॉलम हो अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो एक माइनस आगे आ जाता है। अब जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आया, C के बाद A, तो C के बाद A है तो इनको आपस में बदल दिया है। C वाली को पहले लिख दिया, A वाली को बाद में लिख दिया है कॉलम में, तो आगे एक माइनस आ गया। ऐसे ही दो लगातार रो हैं, जैसे उनको आपस में बदल दें तो भी माइनस आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, इसको नोट करते जाना, इनका यूज प्रूव करने में होगा। फिर तीसरे वाले में ये है, अब कोई भी जैसे एलिमेंट सेम लिखे हों, जैसे A1 B1 C1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी A1 B1 C1 लिखा है, यहाँ कोई भी एलिमेंट A2 लिखा हो, B2 लिखा हो, C2 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी रो हो दो या दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट लिखे हों, चाहे वो रो में लिखी हो चाहे कॉलम में लिखी हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती। अब जैसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना हो,
नंबर से मल्टीप्लाई वाले को कैसे समझा जा सकता है, जैसे K1 लिखा है, K2 लिखा है और K3 लिखा है, और KB1 लिखा है, KB2 लिखा है, KB3 और KC1 लिखा है, KC2 लिखा है, K×C3। अब ये लिखा हुआ है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों में अगर K आ रहा है तो वो K कॉमन आ जाएगा, फिर इन तीनों में अगर K आ रहा है तो K फिर कॉमन आ जाएगा, और फिर इन तीनों में K आ रहा है अगर तो K फिर कॉमन आ जाएगा। और जो अंदर लिखे हुए हैं उनको A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसे लिख सकते हैं। तो K 3 बार आ गया तो बाहर कितना आ गया, K³ बाहर हो गया। बाकी जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करना आता ही है, पीछे भी बता ही चुके हैं, जैसे वेक्टर में IJ के बारे एक्सपेंड किए थे, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं B1, B2, B3, C1, C2 और C3। तो इसको एक्सपेंड करके बाद में KQ से मल्टीप्लाई कर, सीधा सीधे कहने का मतलब ये है, कोई भी एलिमेंट चाहे रो में आ रहा हो या कॉलम में आ रहा हो तो वो कॉमन हो जाता है। अब ये इस वाली रो में तीनों में K आ रहा है तो एक बार K हम बाहर निकाल लेंगे, दूसरी बार तीनों में K आ रहा है तो एक बार K फिर कॉमन निकाल लिया, और तीसरी वाली रो या कॉलम जिसमें भी K आ रहा है फिर बाहर निकाल लेंगे। अब जो एलिमेंट अंदर बचेंगे इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके फिर KQ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो सीधा ये तरीका है। अब अगला एक रूल और है, जैसे जब कहीं 0 0 0 लिखा हो, जैसे 0 0 0, इधर कोई एलिमेंट है B1, B2, B3, कोई एलिमेंट मान लो इधर C1, C2 और C3, अगर कोई भी रो हो चाहे कोई भी कॉलम हो, तीनों एलिमेंट अगर 0 लिखे हों, चाहे पहली रो में हो चाहे दूसरी रो में हो चाहे तीसरी रो में हो चाहे पहले कॉलम में दूसरे तीसरे कॉलम में, अगर तीनों एलिमेंट 0 लिखे हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है। रेशियो में भी देखा जा सकता है इसको, वो तो फिर बाद में से है। मल्टीप्लाई करने की कई प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, उसको हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, मैं जैसे ये 5 तक तो ये बता ही दिया है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, इनको अपना नोट कर लो। सब में प्रूव करने वाले क्वेश्चन में इनका यूज होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करना है वो तो कोई भी कर देगा। IJ के फॉर्म में, जैसे फिजिक्स में वेक्टर में A क्रॉस B निकाला था, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड तो कोई भी कर देगा। लेकिन मैथ में जो रिजल्ट प्रूव होंगे तो ये रूल जिसको आते होंगे तो इन्हीं रूल को लगाते जाना है, तभी वो रिजल्ट प्रूव हो पाएगा कहीं ना कहीं, नहीं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है प्रूव करने में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो फिर प्रूव नहीं हो पाएगा। ये प्रॉपर्टी का यूज कर देना है। एक और है जैसे 6 नंबर वाली, इसको और नोट कर लो। इसमें क्या है, जैसे इस तरीके से कोई भी लिखा हो, डिटरमिनेंट लिखा है, जैसे कोई एलिमेंट ऐड कर दिया है, A1 + K1 लिखा है, और B1 C1 उसी तरीके से लिखा है, और यहाँ पे लिखा है A2 + K2, और B2 C2 जो लिखा है उसमें कोई परेशानी नहीं, और तीसरा A3 + यहाँ पे लिखा है K3, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है कुछ एलिमेंट को, यहाँ B3 और C3। अब इसको डायरेक्ट तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा तीसरा जो भी ऐड हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा इसको अलग भी लिखना आना चाहिए। इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें ऐड किया गया है, जिस एलिमेंट को ऐड किया गया अभी उनको ना देखो। पहले एलिमेंट कौन से थे, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। अब प्लस लगा के इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जिस एलिमेंट को ऐड किया गया था K1, K2, K3, उससे फिर एक्सपेंड करेंगे इसको, K1, K2, K3 हम इसको अलग से लिख के फिर वही लिख देंगे, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। मतलब इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ऐड कर दिया गया है तो उससे एक दूसरा सारणिक, मतलब जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट,
प्लस करके बना लिया जाएगा। यही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो लिख ही दिए, प्लस करके जो एलिमेंट ऐड किए गए थे K1 K2 K3 उसको लिख के फिर पूरा डिटरमिनेंट बना देना है। बाकी B1 B2 B3 और C1 C2 C3 तो वैसे ही लिख देना है। एक बार A1 A2 A3 से एक डिटरमिनेंट बन जाएगा और जो जो ऐड किए गए थे एलिमेंट K1 K2 K3 तो एक बार उससे बन जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इसको हम इस तरीके से दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में प्रूव करने में रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, तो वो ज़रूरी भी है, ये अपना नोट कर लो यहाँ तक। पहले प्रॉपर्टी काफ़ी ज़रूरी है, ये प्रूव करने में इनका यूज होना है। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंड तो वहाँ कोई उस तरीके से कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन ये रूल इम्पोर्टेंट है। ये 5 रूल हैं तो उनको याद कर लो, 5-6 जितने भी हैं इनको नोट कर लो ध्यान से।